पुष्कर ने उस बड़े से भाले को एक टेबल पर फ्रेम के ऊपर सजाकर हॉरिजॉन्टली रख दिया। फिर पुष्कर जब उन अलग अलग वैरायटी की दवाइयों के ऊपर नजरें डाल रहा था, तभी अचानक ही नाग देवता ने उसे आवाज देते हुए कहा, तुम्हारी ताकत अभी भी बहुत कमजोर है। जितनी ताकत की तुम्हें जरूरत है, तुम अभी भी उससे बहुत पीछे हो। तुम्हें बहुत ताकत हासिल करनी होगी, और वो भी जल्द से जल्द। पुष्कर नाग देवता की कही बात के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक ही उसको अपने कमरे के दरवाजे के बाहर किसी के चलने की आवाज आई। पुष्कर आवाज सुनते ही पहचान गया था, ये सोनिया थी। पुष्कर जानता था कि डिनर करते वक्त वह बहुत ज्यादा शर्मा रही थी और अब रात के वक्त पता नहीं वो क्या बात करने आ गई थी। पुष्कर ने दरवाजा खोला और सोनिया, जो कि नाइट ड्रेस पहने हुई थी, उसको देखकर बोला, क्या बात है, क्या कोई प्रॉब्लम है? यह सुनते ही सोनिया थोड़ा घबरा गई और जीभ बाहर निकालते हुए पुष्कर से बोली, तुम अभी तक सोए तो नहीं हो ना? ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आई थी। सोनिया ने तुरंत कुछ नोटबुक्स आगे बढ़ाकर पुष्कर को थमा दी। ये कॉलेज के फाइनल ईयर के लिए कुछ रिव्यू मटेरियल्स हैं, सोनिया ने कहा। पुष्कर ने नोटबुक्स को हाथ में थामा। सोनिया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम आने वाला है ना, और अब दिन भी बहुत कम बचे हुए हैं, इसलिए मैं श्रावणी से ये नोट्स मांग लाई। श्रावणी ने कहा है कि इन नोट्स में सब कुछ तो नहीं लिखा है, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें नोट कर दिए गए हैं, और टीचर ने भी इन नोट्स को चेक किया हुआ है, इसलिए इनमें कोई गलती नहीं होगी। तुम बहुत लंबे टाइम से कॉलेज नहीं गए थे ना, इसलिए एग्जाम से पहले इन्हें जरूर पढ़ लेना। कमरे से निकल रही रोशनी सोनिया के चेहरे पर पड़ रही थी और वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। थैंक यू सोनिया, तुमने मेरे लिए इतना सोचा। अब इन नोट्स को पढ़कर मैं आसानी से एग्जाम निकाल लूंगा और मुंबई यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लूंगा। तुम अभी कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हो, तो तुम भी दिल लगाकर पढ़ाई करना, ठीक है? ये कहते हुए पुष्कर ने नोटबुक पलटना शुरू कर दिया और उसने नोटिस किया कि सोनिया ने खुद अपने हाथों से लिखकर नोट्स बनाए थे। उन 3-4 कॉपीज में इतना ज्यादा कोर्स कवर किया हुआ था कि पुष्कर हैरान हो गया कि ना जाने सोनिया को यह सब कॉपी करने में कितना टाइम लगा होगा। सोनिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं दिल लगाकर पढ़ाई करूंगी। और वो शाम को जो बाथरूम में, उसके लिए सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम अंदर नहा रहे थे। इट्स ओके, मेरी गलती थी। अब वो बात खत्म हो गई, जाओ जाकर सो जाओ, पुष्कर ने कहा। ठीक है, गुड नाइट, सोनिया ने भी पीछे पलटते हुए कहा और तुरंत अपने कमरे में चली गई। पुष्कर ने अपने हाथ में उन नोटबुक्स का वजन महसूस किया और मुस्कुराते हुए बोला, सिली गर्ल। अगले दिन सुबह सुबह पुष्कर, प्राची और सोनिया ने एक साथ ब्रेकफास्ट किया और कॉलेज के लिए चले गए। जैसे ही पुष्कर विला के दरवाजे से बाहर निकला तो उसे बहुत ही अजीब सा सरप्राइज मिला। उसके विला के बाहर वत्सल खड़ा था, जागीर शहर का चौथा राजकुमार। वत्सल एक लग्जरी कार के साथ गुलाब का एक बुके लिए खड़ा था। पुष्कर हैरान था कि वत्सल यहां पर खड़ा होकर किसका इंतजार कर रहा होगा। वत्सल पुष्कर को देखते अचानक घबराते हुए बोला, पुष्कर जी, आप क्यों वापस आ गए? आई मीन कब आ गए? पुष्कर ने एक नजर उसे घूर कर देखा और एक गहरी आवाज में कहा, तुम्हारे पास कुछ काम नहीं है जो तुम इतना टाइम फ्री लेकर घूम रहे हो? वत्सल जानता था कि पुष्कर की ताकत क्या थी, इसलिए वह चुपचाप सुन रहा था। पुष्कर के वरदान ग्रुप में से कई सारे छोटे छोटे शेयर होल्डर्स थे, जिनमें से वत्सल भी एक था। अब जब वरदान ग्रुप बहुत तेजी से अपना मार्केट शेयर बढ़ा रहा था, तो अपने शेयर पर ध्यान देने की बजाय वत्सल इस वक्त पुष्कर के घर के बाहर गुलाबों का बुके लिए खड़ा हुआ था। यह बात पुष्कर को हैरान कर रही थी, और अगर बात केवल इतनी ही होती तो भी पुष्कर को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अचानक पुष्कर को देखकर वत्सल जो घबराया था, उसकी वजह से पुष्कर को कुछ शक हो गया था। वत्सल घबराते हुए बोला, नहीं सर, पुष्कर सर, मैं तो बहुत बिजी हूं। वो एक्चुअली यहीं पास की किसी विला में मेरी एक फ्रेंड रहती है, मैं उसी का वेट कर रहा हूं। मुझे नहीं पता था कि आप वापस आ चुके हैं, इसीलिए मैं थोड़ा घबरा गया। पुष्कर समझ चुका था कि वत्सल के दिल में कुछ ना कुछ गड़बड़ बात चल रही थी। इस वक्त पुष्कर केवल थोड़ा सा मुस्कुराया और तुरंत सोनिया और प्राची के साथ गाड़ी में बैठकर कॉलेज चला गया। लेकिन गाड़ी जब कुछ दूर ही पहुंची थी तो पुष्कर ने अपना फोन निकालकर तुरंत अपनी मां को फोन लगाया और पूछा, हेलो मां, क्या तुम आज कहीं बाहर घूमने जा रही हो? नैना ने कहा, हाँ, दरअसल आज मैं एक नई कंपनी को देखने के लिए जा रही हूँ। वो तुम्हारा दोस्त है ना वत्सल? अरे वो बहुत ही ज्यादा एंथुसियास्टिक लड़का है। वो तो मेरे पीछे ही पड़ गया कि मुझे उसके साथ कोई नई फैक्ट्री को देखने जाना पड़ेगा। कहने लगा कि इससे फैक्ट्री पर काम करने वाले लोगों को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। वैसे
तुम क्यों पूछ रहे हो? कोई गड़बड़ है क्या? पुष्कर ने जवाब दिया, नहीं नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, बस ऐसे ही पूछ रहा था। प्राची और सोनिया जो उसके बगल में बैठी हुई थी, उन्हें सुनकर थोड़ा अजीब लगा। साथ ही साथ पुष्कर के एक्सप्रेशन को देखकर सोनिया और प्राची को दिल ही दिल में थोड़ा डर भी लगने लगा। नैना ने फोन के दूसरी ओर से कहा, क्या बात है, साफ साफ बताओ, क्या उसकी कंपनी में कोई गड़बड़ है? वत्सल तुम्हें मिला था क्या? पुष्कर ने जवाब दिया, नहीं माँ, कोई बड़ी बात नहीं है, अब मैं वैसे भी कॉलेज पहुंच चुका हूं, ठीक है, बाद में बात करता हूं। ये कहते ही पुष्कर ने फोन काट कर मोबाइल चुपचाप अपनी जेब में रख लिया। कॉलेज में अंदर आने के कुछ देर बाद उसने जब दोबारा फोन देखा तो उसकी माँ का फोन आ रहा था। पुष्कर ने कॉल उठाया तो नैना ने पूछा, हेलो पुष्कर, क्या तुमने कुछ किया है क्या? वो तुम्हारा दोस्त वत्सल अचानक ही मुझे फोन करके बोला कि उसे कोई बहुत इमरजेंसी काम आ गया है और इसीलिए वह आज नहीं आ पाएगा। नैना की आवाज में इस वक्त एक सुकून था, जैसे कि मानो कोई बहुत बड़ी मुसीबत उसके सिर से टल गई हो। पुष्कर ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या सच में? नहीं, मुझे तो वो कहीं नहीं मिला, हो सकता है कि उसे सचमुच में कोई काम आ गया हो। पुष्कर मन ही मन में सोचने लगा, मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था। नैना ने जवाब दिया, अरे तो बहुत ही अच्छा हुआ कि उसे कोई काम निकल आया। मैं तो कहती हूँ कि उसे रोज ही कोई काम आ जाए तो बढ़िया रहेगा। वो बार बार आकर मुझे परेशान करता है, मजबूरी में मुझे उसके साथ जाना भी पड़ता है, तो वो मुझे बोर कर देता है। चलो ठीक है, फिर तुम अच्छे से पढ़ाई पर ध्यान दो, रात में मिलते हैं। ये कहते हुए नैना ने फोन काट दिया। इस वक्त पुष्कर के चेहरे पर एक खौफनाक एक्सप्रेशन आ गया था और वह बिना कुछ कहे क्लास के अंदर चला गया। पुष्कर अभी क्लास में अपनी सीट पर बैठा ही था कि तभी उसके पीछे वाली सीट पर बैठा हुआ लड़का पुष्कर के कान में धीरे से बोला, पुष्कर, एक बहुत बड़ी न्यूज है। पुष्कर बस धीमे से मुस्कुरा दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उस लड़के के पास सचमुच में कोई बड़ी खबर होगी, और तो और उस लड़के ने जानबूझकर पूरी बात नहीं कही थी ताकि पुष्कर उससे पूछे, क्या खबर है, जल्दी बताओ। लेकिन पुष्कर उसे यह सेटिस्फैक्शन नहीं देना चाहता था, इसलिए पुष्कर ने उसकी बात को इग्नोर कर दिया, जिसकी वजह से वह लड़का दुखी हो गया और खुद ही बोलने लगा, ठीक है, इतना उतावला होने की जरूरत नहीं है, मैं बताता हूं। मेरे कई सारे दोस्त और कई सारे जान पहचान के लोग अच्छी अच्छी जगहों पर हैं। मैं कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन पेपर तुम्हें दिला सकता हूं, क्या तुम्हें चाहिए? फिर हम दोनों भाई जहां मर्जी में एडमिशन ले सकते हैं। पुष्कर ने हैरानी से एक नजर उसकी ओर देखा और सोचने लगा कि क्या सचमुच इस लड़के की इतनी अच्छी जान पहचान होगी। तभी वो लड़का फिर से बोला, ये मत सोचना कि मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखूंगा, तुम इस क्लास में मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। मैंने पेपर्स खरीदने के लिए पापा की जेब से 10,000 रुपए चुरा लिए थे और मैंने तुम्हारे लिए भी इन पेपर्स की कॉपी बना ली है। वो लड़का पुष्कर को वह पेपर्स देते हुए चारों तरफ इस तरह देख रहा था मानो किसी खुफिया न्यूक्लियर बॉम्ब के सीक्रेट कोड्स पुष्कर को दे रहा हो। पुष्कर ने उस लड़के को देखा तो उसने पुष्कर को ऐसे लुक दिया जैसे वह पुष्कर का बेस्ट फ्रेंड हो। पुष्कर ने कहा, तो इस पेपर के तुम्हें मुझसे कितने रुपए चाहिए? तभी वो लड़का तुरंत बोला, अरे क्या बात करते हो यार, हम भाई हैं, अब क्या मैं तुमसे पैसे मांगूंगा, वो भी इस चीज के? पर तुम्हारा इतना ही मन है तो आज लंच करवा देना बस। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, किसी को बताना मत, अगर ये बात बाहर आ गई ना तो तुम्हें जेल हो जाएगी। पुष्कर को इस वक्त उस लड़के की बात सुनकर काफी अच्छा लग रहा था, क्योंकि अपनी पूरी क्लास में पुष्कर केवल श्रावणी और इस लड़के से ही बात करता था। पुष्कर जानता था कि जब बाकी के स्टूडेंट्स को पता चला था कि पुष्कर एक गरीब फैमिली से था और किसी बहुत बड़े स्कूल से पढ़कर नहीं आया था, तो वो लोग पुष्कर को अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे। तभी पुष्कर ने कहा, सुन ब्रो, मेरे पास भी एक कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन का पेपर है, जब मैं दोपहर वापस आऊंगा तो तुम्हें दे दूंगा। लड़का हैरान होते हुए बोला, क्या आप बात कर रहे हो, एक एग्जाम के दो अलग अलग पेपर्स कैसे हो सकते हैं? मुझे पूरा यकीन है कि मेरा वाला पेपर एकदम सही है। वैसे तुमने कितने में खरीदा? पुष्कर बस धीमे से मुस्कुरा दिया। दरअसल पुष्कर ने भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पेपर तैयार किया था, जो कि पेपर पास करने के लिए काफी था। यहां तक कि पुष्कर ने यह भी प्लान कर रखा था कि वो श्रावणी की भी मदद करेगा, लेकिन वो उसे डायरेक्टली पूरा का पूरा टेस्ट पेपर नहीं दे सकता था। इसलिए वह बार बार श्रावणी से टेस्ट पेपर के क्वेश्चंस के बारे में पूछता रहता था, और अगर श्रावणी उन सवालों के जवाब दे देती थी तो इसका मतलब होता था कि श्रावणी एग्जाम में भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेगी। दिन बीतते गए और आखिरकार 7 जून का दिन आ गया। उस दिन कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम का पहला दिन था। क्योंकि कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए किसी और कॉलेज में पेपर देने के लिए जाना था, इसलिए कॉलेज के बाहर स्टूडेंट्स को ले जाने के लिए गाड़ियां तैयार थीं।
पुष्कर अपनी बस में बैठते हुए सोचने लगा, आखिरकार आज एंट्रेंस एग्जामिनेशन का दिन आ ही गया। पुष्कर की बस चलते हुए एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंची। जैसे ही पुष्कर बस से उतरा तो उसे नोटिस किया कि चारों तरफ कई सारे स्टूडेंट्स मौजूद थे, जिनमें मेहिका भी थी, और कई सारे रिपोर्टर्स तो मेहिका को देखते ही उसकी तरफ पागलों की तरह दौड़ने लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि अगर कोई इतनी बड़ी सेलिब्रिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने जा रही थी तो ये कोई नेशनल न्यूज थी। लेकिन इस वक्त एग्जामिनेशन सेंटर के पास पुलिस की कड़ी सिक्योरिटी थी और कई सारे टीचर्स भी थे, जिन्होंने स्टूडेंट्स की सुविधा का पूरा ध्यान रखा हुआ था। तभी उन रिपोर्टर्स में से 2-3 अचानक ही पुलिस को चकमा देते हुए मेहिका के पास पहुंचकर पागलों की तरह पूछने लगे, मेहिका, क्या आप कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम की वजह से स्ट्रेस में हैं? मैंने सुना है कि आप टॉप स्टूडेंट्स में से हैं। वैसे आपको क्या लगता है इस एंट्रेंस एग्जाम में आपकी कितनी रैंक आएगी? तभी दूसरा रिपोर्टर चीखा, मेहिका जी, मैंने सुना है कि आपने पहले ही मुंबई यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दिया है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप मुंबई यूनिवर्सिटी क्यों जा रही हैं? जबकि एक सिंगर होने के नाते तो आपको मुंबई की प्रोफेशनल कंजर्वेटरी ऑफ म्यूजिक में जाना चाहिए। क्यों जा रही थी मेहिका मुंबई? क्या पुष्कर और मेहिका मुंबई में साथ पढ़ने वाले थे? जानने